हे बडीज़, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बेस्ट होंगे। एंड हमारा जो पिछला वीडियो था यानी कि द लास्ट लेसन मीन्स फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर जो द लास्ट लेसन था उसका वीडियो आप देखकर बहुत ही मस्त हो गए होंगे। तो आप ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे अगले वीडियो की यानी कि चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग की। इसीलिए मैंने सोचा कि आइए हम वीडियो बना ही देते हैं आप लोग के लिए। ओके, सो आज हम चैप्टर 2 करेंगे जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। अभी लॉस्ट स्प्रिंग से हमें ये पता चलता है कि स्प्रिंग का जो महीना होता है, क्या आप बता सकते हैं कमेंट करके स्प्रिंग का महीना कैसे होता है, क्या क्यों इस चैप्टर में स्प्रिंग का महीना लिया गया है। चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि स्प्रिंग का महीना बहुत ही मनमोहक होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्प्रिंग का महीना होता है उसमें क्या होते हैं, पुराने पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं, नए पत्ते उस पे आ जाते हैं, हर तरफ हरियाली आती है, बहुत ही अच्छा हवा चलता है। मतलब नेचर जो है वो ब्यूटी अपना इतना अच्छा ब्यूटी हो जाता है नेचर के पास कि कोई भी आए उसका मन मोह लेता है नेचर। इसलिए लेकिन यहाँ पर लॉस्ट भी यूज़ किया गया है स्प्रिंग के पहले। मतलब ये लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये लॉस्ट जो है ये यहाँ पर बच्चों के चाइल्डहुड मतलब जो बचपन होते हैं बच्चों के, उनका स्प्रिंग का महीना जो होता है यानी कि एंजॉय करने का महीना होता है या एंजॉय करने का जो लाइफ होता है चाइल्डहुड में वो छिन चुका है। इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा। तो आइए हम फटाफट से इसकी समरी देख लेते हैं, क्योंकि अगर समरी हम देख लेते हैं तो सारा चैप्टर हमारा क्लियर हो जाता है। ओके, सो समरी इस चैप्टर का कुछ ऐसे है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे एनीस जंग एक लेखक का मीन्स इस चैप्टर के लेखक का नाम है, लेकिन लेखिका हैं ये। ओके, एनीस जंग, आपको लग रहा होगा कि ये तो जेंट्स नेम है बट ये लेडीज़ नेम है। ओके, तो ये एनीस जंग जो हैं यानी कि राइटर जो हमारी हैं वो कुछ जगह पर जाती हैं और कुछ बच्चों से मिलती हैं। जैसे कि एक जगह पर वो जाती हैं तो गार्बेज कलेक्टर एक साहेब आलम नाम करके आएगा, और साहेब जिसका नाम रहता है बच्चे का, उससे वो मिलती हैं, उसके घर पर जाती हैं, फिर देखती हैं कि उनका कंडीशन क्या रहता है। वो देखती हैं कि बहुत ही बदतर कंडीशन यानी कि बुरे कंडीशन में वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। जो साहेब है वो स्कूल जाना चाहता है लेकिन उसको स्कूल नहीं मिल रहा है। ये सब उसको कंडीशन देखते हुए और वो फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो कैसे वो जॉब करता है, कैसे एक रुपये इकट्ठा करके वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है, इस बारे में इस चैप्टर में पूरा डिस्कशन है। उसके बाद 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। सेकंड जो पार्ट होगा इसका सेकंड पार्ट होगा, ये आप देख पा रहे होंगे, रुकिए 1 मिनट। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, एक मुकेश करके, मुकेश लिखा है इधर या, तो ये एक मुकेश भी है इस चैप्टर में। एक तो साहेब है, साहेब के बारे में पहले बात हो रही है, उसके बाद मुकेश के बारे में बात होगी। मुकेश जो है वो जो मुकेश जो है वो कहाँ का रहने वाला था। मुकेश रहने वाला था फ़िरोज़ाबाद का। ओके, मुकेश फ़िरोज़ाबाद का रहने वाला है। वो भी एक मतलब गरीब ही बच्चा है जो क्या चलाना चाहता है, कार चलाना चाहता है। मतलब उसमें लिखा था ना, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मतलब वो उसका सपना ये है कि मैं एक कार चलाऊं। बट उसको क्या करना पड़ता है, उसके पूर्वज जो किया करते थे यानी कि आपने देखा ही होगा कि जो गरीब लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि किसी के पापा अगर मैकेनिक हैं तो उसका बेटा मैकेनिक ही बनेगा, किसी के पापा अगर दूध बेचने वाले हैं तो उसका बेटा दूध ही बेचेगा। क्योंकि ऐसा हमारे इंडिया में कल्चर है, या हम मान सकते हैं कि ऐसा ट्रेडिशन भी बहुत लोगों ने किया था पहले के ज़माने में कि जिसका परिवार जो कर रहा होगा वही उसका आगे का जनरेशन करेगा। तो आइए ज़्यादा लंबा समरी को ना करते हुए यही है, मतलब गरीब बच्चों के बारे में पढ़ेंगे हम, कैसे उनको प्रॉब्लम होती है, कौन कौन उनको प्रॉब्लम देता है, लैंड ऑनर्स जो हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए। ओके, तो आइए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये इंट्रोडक्शन तो पोएट का आता नहीं है एग्ज़ाम में, तो हम सीधे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट होता है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन दी गार्बेज। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन दी गार्बेज, इसका मतलब है कभी कभी मैं 1 रुपया का सिक्का, मुझे 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है इस कचड़े में से, गार्बेज में से। ओके, किसने कहा है, ये साहेब ने कहा है, आगे हम देखेंगे। वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो, किसने पूछा, राइटर ने। आई आस्क साहेब, उन्होंने साहब से पूछा।
whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, जिसको मैं रोज़ देखती हूँ। मेरा जो नेबरहुड है यानी कि मेरे जो घर के बाजू में गार्बेज का डंप्स है, वहाँ पर आकर वो गोल्ड उसमें खोजता है। अभी ये गोल्ड मतलब क्या है? गोल्ड मतलब जैसे कि देखिए, अगर कोई गार्बेज साहब जैसे गार्बेज लेगा तो वो गार्बेज को ले जाकर बेचेगा और उससे उसको पैसे मिलेंगे। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि उसको पैसे मिले तो वो उससे खाना खाएगा या जो भी करेगा, तो उसके लिए वो गोल्ड हो गया। ओके, जैसे कि फार्मर ग्रो करते हैं, किसान खेती करते हैं, तो जब फसल उग के आते हैं तो वो उनके लिए सोने के ही तो बराबर होता है, क्योंकि वो जब बेचेंगे तभी तो उनसे पैसा आएगा। तो इसीलिए इसमें ऐसा रिलेट किया गया है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने अपना घर पहले ही छोड़ा, बहुत देर पहले छोड़ दिया था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और वो लोग ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ओके, ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका के पास आकर रहने लगे थे। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टिंक्ट मेमोरी, लेकिन उसका घर याद भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, क्योंकि यही नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने फील्ड एंड होम्स को छोड़कर आ चुके थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने उसे बताया था, दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और इसीलिए वो लोग ढाका छोड़ के जब वो लोग आए तो बिग सिटी में क्या करने लगे? गार्बेज कलेक्ट करने लगे, यानी कि रुपी, गोल्ड मतलब रुपी के लिए वो लोग गार्बेज कलेक्ट करने लगे ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ, यानी कि उसमें से पैसा मिले तो वो लोग खाना वाना खा पाए या अपनी लाइफ व्यतीत कर पाएँ, सर्वाइव कर पाए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कोई काम नहीं है। ही मटर्स, वो मरमरा नहीं बोलते कि धीरे धीरे बोलना, धीरे बोला उसने। लुकिंग अवे, बाहर देख कर। गो टू स्कूल, तो लेखिका राइटर ने क्या बोला? गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, मैंने प्यार से बोला। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और फिर मैंने तुरंत ही मतलब लेखिका ने यहाँ पर जोर से उसे बोला कि तो स्कूल जाओ ना, ये काम, वो बोला ना कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो लेखिका ने बोला कि तो स्कूल चले जाओ। तो उसने बोला कि फिर लेखिका को रियलाइज़ होता है कि उसको एहसास होता है, अरे मैंने क्यों ऐसा जोर से बोल दिया, मीन्स उसको डांटा। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तभी साहब क्या बोलता है? मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड ऑन आई विल गो, जब उधर बन जाएगा तब मैं जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर साहब ने मतलब रिप्लाई सही किया है, बिकॉज जो कंडीशन है वो करेक्टली बता रहा है लेखिका को। ओके, नेक्स्ट पेज है। इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, और फिर राइटर ने क्या बोला? लेखिका ने कि अगर मैं स्कूल चालू करूँगी तो क्या तुम मेरे स्कूल में आओगे? येस ही सेज, और उसने तुरंत ही हाँ बोल दिया, स्माइलिंग ब्रॉडली, हंस के। अ फ्यू डेज़ लेटर, थोड़े दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मेरे पास दौड़ के साहब आया। इज़ योर स्कूल रेडी, और पूछा क्या आपका स्कूल रेडी है? तभी लेखिका राइटर क्या बोलती हैं? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, बहुत टाइम चाहिए होता है स्कूल को बनाने के लिए। आई से एम्ब्रास्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीट, और फिर लेखिका को अपने ऊपर सॉरी फील होता है कि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया जो कि कोई मतलब ही नहीं था, जिसका मतलब वो पूरा नहीं कर पाई उसको। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन मैंने ही नहीं, इन लोगों को, मतलब ऐसे लोगों को, गरीबों को सिर्फ प्रोमिसेस जो होती है वो इनके घर के हर कॉर्नर पे मिलेगा, मतलब जो भी आता है इनसे झूठा वादा करके चला जाता है। और यहाँ से हम एक और बात हम गैस कर सकते हैं, शायद आपके साथ भी होता होगा, जैसे कि पॉलिटिशियंस जब वोट मांगने आते हैं तो कैसे बुरे मीन्स वादे करते हैं, झूठे झूठे वादे, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो हमें देखने भी नहीं आते हैं कि हमारी कैसी कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पर ये बात कही है लेखिका ने। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, और कुछ महीना बीत गया ऐसे ही, और लेखिका जब उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानने लगी, आई आस्क हिम हिज नेम, उन्होंने उसका नाम पूछा। उसने बोला साहेब-ई आलम, साहेब-ई आलम ही अनाउंसेस, उसने बोला साहेब-ई आलम मेरा नाम है। ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स, लेकिन वो इसका मतलब नहीं जानता था, मतलब साहेब-ई आलम का मतलब क्या है वो नहीं जानता था। इफ़ ही न्यू इट मीनिंग, अगर वो ये इसका मीनिंग जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पूरे विश्व का मालिक, यानी कि भगवान, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे बहुत देर लगती इस पर बिलीव करने को। साहेब-ई आलम मतलब क्या हुआ कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे विश्व का राजा बोल दें या भगवान बोल दें,
उसका मतलब होता है उसके नाम का, लेकिन अगर उसे ये बात पता चले तो वो बहुत देर लगाएगा इसको समझने में, क्योंकि उसको ये बात पचेगी नहीं अगर हम देसी भाषा में बोले। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स। और उसको इसका फ़र्क नहीं है कि उसका नाम क्या मतलब करता है, और वो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है रोड पे गार्बेज के लिए। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। और बेयर फुट, अगर वो इसको अगर वो राजा रहता, अगर उसका जैसा नाम है साहेब ई आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो राजा रहता तो कैसे उसके आर्मी साथ में उसके चलती, वैसे ही सेम टू सेम होता है। मतलब आर्मी तो चलती है लेकिन वो नंगे पैर यानी कि बेयर फुट बॉयज़ लड़के होते हैं जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं, जो कि बर्ड्स जैसे मॉर्निंग में बर्ड्स आवाज़ करके हमें जगाती हैं, वैसे वो लोग निकलते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, जैसे और दोपहर के टाइम वो गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और एक महीने के अंदर लेखिका उन लोग के बारे में अच्छे से जान गई जो भी साहिब के साथ आते थे गार्बेज कलेक्ट करने। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो? आई आस्क वन, लेखिका ने पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम दी सेल्फ। तो साहेब ने क्या बोला कि मेरी मम्मी सेल्फ से निकालती नहीं है, यानी कि अलमारी से निकालती नहीं है। ही आंसर सिंपली, उसने जवाब दिया। इवन इफ़ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, और अगर वो ऐसा करेंगी भी, मतलब वो अगर अलमारी से निकाल कर इनको चप्पल देंगी भी तो वो उसे फेंक देगा। एड्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। और तभी उनका ध्यान पड़ा एक बच्चे की तरफ जिसने शूज़ पहना हुआ था लेकिन वो मैच नहीं कर रहे थे, मतलब डिफरेंट शूज़ था। एक शूज़ का नंबर कुछ और होगा, दूसरे का नंबर कुछ और होगा। ओके, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। व्हेन आई कमेंट टू ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उसने कुछ बताया नहीं और वो कुछ नहीं बोला उसने, और अपने पैरों को पीछे कर लिया। आई वॉन्ट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए, जूते चाहिए। सेज थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। और तभी एक तीसरे बच्चे ने देखा, उसने क्या बोला, मुझे जूते चाहिए, जो कि कभी उसने जूते की जोड़ी पहनी ही नहीं थी अपनी ज़िंदगी में। उसने बोला ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट। और तब मैंने जब ट्रैवल किया पूरे कंट्री में यानी कि इंडिया में, तो उन्होंने एक्चुअली इंडिया की बात हो रही है, आई थिंक 1 सेकेंड, या इंडिया की ही बात हो रही है। बांग्लादेश में ढाका है तो इंडिया की ही बात हो रही है, शायद बेंगलोर की बात है, आई थिंक सो। ओके, तो ओके हम कोई भी कंट्री ले लेते हैं, वैसे भी एग्ज़ाम में कंट्री तो पूछने वाला नहीं है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, जब वो पूरे देश में घूमी तो उनको पता चला कि ऐसे एक नहीं है, बहुत ऐसे बच्चे हैं चिल्ड्रन से जो बेयर फुट यानी कि नंगे पैरों में चल रहे हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, सिटी में, विलेज में यानी कि गांव में, शहर में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। ये ऐसा नहीं है कि पैसों की प्रॉब्लम है, इनका ट्रेडिशन ही बन गया है कि हाँ चप्पल पहनना ही नहीं है। हिज इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक कारण हो सकता है। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और ये सोचने लगी लेखिका कि क्या एक ऐसा यही एक कारण है कि हाँ इनका ट्रेडिशन है इनकी पॉवर्टी को बताने के लिए। क्योंकि देखिए अगर हम डायरेक्टली ऐसा बोल दें कि इनका ट्रेडिशन ये लोग तो पहनते ही नहीं है, तो ये तो बात जायज़ नहीं होगा, मतलब इट विल बी नॉट एप्लीकेबल। बिकॉज अगर उनके पास पैसे होंगे, मनी होंगी, तो वो ख़रीद सकते हैं ना। ओके, आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी। तब उनको एक स्टोरी याद आती है, एक कहानी याद आती है। उडुपी में एक आदमी का वंस टोल्ड मी, उन्होंने एक कहा था उनसे, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो यंग बॉय थे, मतलब जवान जब लड़के थे वो, तो स्कूल जाते थे तो उन रास्ते में एक ओल्ड टेम्पल पड़ता था वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। उसके पापा जहाँ क्या थे, प्रीस्ट मतलब साधु बोलते हैं ना, जो मंदिर के साधु होते हैं, भक्त। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। और वो उस मंदिर में रुक जाते थे, यानी कि कौन, ये मैन जिन्होंने अपने बारे में बताया था लेखिका को, उडुपी के मैन, वो रुक जाते थे आदमी और भगवान से प्रार्थना करते थे। किस चीज़ के लिए? पेयर ऑफ शूज़, यानी कि जूतों की जोड़ी के लिए, एक जूते की जोड़ी के लिए। 30 ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। और 30 ईयर्स, 30 साल के बाद लेखिका वहाँ पहुँची, उसी टेम्पल में, उसी शहर में, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। और उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर वो टेम्पल है ही नहीं, क्योंकि वो एयर ऑफ डिसोलेशन, जैसे कि साइक्लोन होता है वैसे समथिंग एयर डिसऑर्डर से
हट गया था वहाँ से टेम्पल। ओके, इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और उसके पीछे, जस्ट उसी के पीछे उन्होंने देखा कि नए एक साधु रहते हैं। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और उजली कलर की प्लास्टिक की चेयर्स लगी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक जवान लड़का ग्रे यूनिफॉर्म यानी कि भूरे हम बोल सकते हैं, मिट्टी का कलर होता है ग्रे का। ओके, कोई बात नहीं, ग्रे यूनिफॉर्म में वो खड़ा था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, उसने शूज़ भी पहना था एंड सॉक्स भी पहना था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू इज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और वो स्कूल से जब आता है, मतलब स्कूल से आया तभी लेखिका ने उसको गेस किया और उन्होंने देखा कि ग्रे यूनिफॉर्म उसने पहना है, सॉक्स पहना है, शूज़ पहना है। वो आया और स्कूल बैग उसने फेंक दिया किधर, बेड पे। फोल्डिंग बेड होता है, खाट को हम बोलते हैं फोल्डिंग बेड, तो खाट को उसने खाट पे फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, जब उन्होंने उस लड़के को देखा, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। तभी जब उस लड़के को वो देखती हैं लेखिका, तो उनको एक और बच्चे की याद आती है जो भगवान से प्रे कर रहा था जब उसको शूज़ मिल गया था। जब उसको एक पेयर ऑफ शूज़ मिला, मतलब एक जोड़ी शूज़ जूते की मिल गई, तो वो आया था और बोला लेट मी नेवर लूज़ देम। उसने भगवान से बोला, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे शूज़ मिला, लेकिन प्लीज़ आप इसको मुझसे दूर मत कीजिएगा। ओके, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान ने भी उसका प्रार्थना स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। यंग बॉय जो प्रीस्ट का यानी कि साधु का जो लड़का था, उसने भी जूते पहन लिए, लेकिन वो नेबरहुड में जो रहते थे यानी कि साहेब और उसके फ्रेंड्स, वो रैग पिकर्स यानी कि कचड़े बीनने वाले अभी तक शूलेस हैं, यानी कि शूज़ उनको मिला नहीं, यानी कि बिना शूज़ के वो घूम रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, माई एक्विटेंस विद दी बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। और ये इनको इतना ये बात चुभा हम बोल सकते हैं, या इतना बात इनको ये लगा बुरा कि वो सीमापुरी पहुंच गए। सीमापुरी कहाँ था? अ प्लेस ऑन दी पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। दिल्ली से थोड़ा सा माइल्स दूर था सीमापुरी। ओके, मेटाफोरिकली दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो मैंने आपको बोला था वो बांग्लादेश से आए हैं, ढाका बांग्लादेश में है, मुझे पता था। और बांग्लादेश से वो लोग आए थे 1971 में। ठीक है, साहेब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, और साहेब की भी फैमिली उसी में की थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, और सीमापुरी पूरा भर गया था उनसे। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी वो खाली नहीं है। इट इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, और स्ट्रक्चर्स ऑफ मड हम बोल सकते हैं जो मिट्टी के घर बने होते हैं, गांव में बहुत मिलेगा आपको। विथ रूफ्स ऑफ टीन का रूफ लगा देते हैं, छत जो होता है टीन का लगाते हैं ताकि बारिश वारिश आए तो पानी अंदर ना आए। एंड टारपलिन हम बोल सकते हैं, त्रिपाल होता है, त्रिपाल बोलते हैं हमारे उधर मीन्स गाँव में। प्लास्टिक का कवर लगा देते हैं छत के ऊपर। ओके, बोरी जैसा आता है, बहुत लंबा होता है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, कुछ उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, सीवेज है नहीं, ड्रेनेज भी नहीं है और रनिंग वाटर भी नहीं है। ना तो गटर का सिस्टम है, ना तो पानी का सिस्टम है, यानी कि जो म्यूनसिपालिटी का पानी नहीं आता है, वो सब कुछ नहीं है। लीव 10,000 रैग पिकर्स, ओ माय गॉड, टोटल 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। कहाँ पर? सीमापुरी में। कैन यू बिलीव? दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। ओ 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी उनके पास नहीं है, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना कुछ भी नहीं है, वोटर आईडी कुछ नहीं है। विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड्स। ओके, लेकिन उनके पास राशन कार्ड्स है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रीन। ओहो, सो मेन स्टोरी की जो बात आती है वो ये है कि हमारे देश के चालाक नेता लोग उनके राशन कार्ड ज़रूर बनवाए हैं, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन राशन कार्ड है, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें क्या मिलता है? वोटर्स। राशन कार्ड अगर आपके पास होगा तो ही आपका वोटर लिस्ट में नाम होगा, और वोटर लिस्ट में जब नाम होगा तो आप वोट करेंगे उन नेताओं को जो चोर हैं, चुगले हैं, और कुछ भी बोल सकते हैं हम उन्हें, बिकॉज ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं पसंद करते हम। ओके, तो हाँ, और वो राशन कार्ड से इनको क्या मिलता था? ग्रेन, यानी कि
अनाज मिलता था। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। हाँ, और ये बात सही भी है कि खाना बहुत ज़रूरी है ना। आइडेंटिटी अगर ना मिले, मीन्स अगर ये विदाउट एनी आइडेंटिटी रह रहे थे वहाँ पर, तो इन्हें ग्रेन तो मिल रहा था राशन कार्ड की वजह से, इसलिए इन्होंने आइडेंटिटी पूछा नहीं। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। तो यहाँ पर रैग पिकर्स का कहना क्या है कि अगर शाम को, मीन्स दिन के एंड ऑफ द डे मतलब क्या होता है, शाम को ही होता है, तो अगर रात को या बोल दो आप, या शाम को हम भूखे ना सोए, हमारा फैमिली अगर खूब अच्छे से खा पी ले, और फिर बिना किसी पेट दर्द के, यानी कि अगर पेट कब दर्द होगा, जब खाना ना मिलेगा, जब खाना मिल जाएगा तो पेट दर्द होगा ही नहीं, और उसकी वजह से अगर ऐसा हो तो हम यहीं पे रहना पसंद करेंगे। वहाँ अपने फील्ड में, जो उनका फील्ड था किधर, बांग्लादेश में, जो कुछ ग्रेन देता नहीं था, यानी कि बंजर ज़मीन थी, उससे तो अच्छा ये है कि राशन कार्ड है और हमें ग्रेन तो मिल रहा है, सर्वाइव तो कर रहे हैं। से अ ग्रुप ऑफ वुमन इन टैटर्ड साड़ीज़। और किसने कहा था? वुमन ने कहा था, कुछ ग्रुप ऑफ वुमेन्स ने कहा था ये बात। मैंने आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। जब लेखिका ने इसके बारे में पूछा कि वो अपना फील्ड एंड रिवर्स क्यों छोड़ के आ गई वहाँ से, वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम्स। तो उन्होंने बताया कि जहाँ भी हमें जगह मिलता है वहाँ हम अपना टेंट लगा देते हैं और वहीं पे होम बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे भी उसी में बड़े होते रहते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और सर्वाइवल में वो पार्टनर बन जाते हैं, यानी कि मैंने जैसे बताया था कि पापा का काम बेटा कर देता है, वैसा होता है यहाँ पर। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी का एक ही सर्वाइवल था वो था रैग पिकिंग, मतलब कचड़ा ही बिनना पड़ेगा आपको। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फाइन आर्ट, और ये एक फाइन आर्ट हो चुका था सब, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, काबिल हो चुके थे इसके। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज जो उनके लिए था वो गोल्ड था, कचड़ा उनके लिए गोल्ड था, क्योंकि वो पैसा देता था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, वो रोज़ का रोटी था उनका। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर का छत था। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, अगर लीकेज हो रहा है रूफ से, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक चाइल्ड के लिए वो काफ़ी है, भले लीकेज हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो काफ़ी है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब सेज। तो यहीं से हमारा स्टोरी स्टार्ट हुआ था। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब सेज हिज आइज लाइटनिंग अप। तो उसने खुशी में क्या बताया, बहुत खुश था, और उसने बताया लेखिका को कि मुझे कभी कभी तो मुझे 1 रुपया या 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है कचड़े से, मतलब बेच के, ऐसा नहीं कि कचड़े में मिल जाए, कचड़े में तो थोड़ी मिलेगा, सिक्का मिल सकता है, बट 10 का नोट कैसे मिलेगा, पूरा वो ख़राब हो चुका होगा। साहिब सेज व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। जब तुम्हें सिल्वर कॉइन मिल जाए, मतलब कुछ ज़्यादा कमाई हो जाए उस गार्बेज से, तो आप और मन नहीं करेगा कि हाँ और हम करें, क्योंकि उनका मेन बात उनका क्या है कि हाँ शाम का खाना अच्छे से मिल जाना चाहिए, इसलिए वो लोग गार्बेज कलेक्ट करते थे, डेली बेसिस के होते थे। यू डोंट इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ मीन्ट ऑफ देयर पेरेंट्स। और ऐसा लग रहा था कि गार्बेज उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी पेरेंट्स के अलावा। ओके, फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और चिल्ड्रन के लिए वो एक रैप्ड इन वंडर, बहुत पैकिंग किया हुआ सामान था उनके लिए, मतलब जैसे कि वो लोग बोल रहे हैं गोल्ड सिल्वर, तो उनके लिए वो पैसे बोल सकते हैं हम, या फीड जो करते थे, खाना खाते थे, वो था। और एल्डर्स के लिए वो सर्वाइवल था, ज़िंदगी व्यतीत करना था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। और एक दिन सुबह में लेखिका ने साहब को कहाँ देखा, अपने नेबरहुड क्लब में, मतलब आसपास के क्लब एक था वहाँ पे। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और वो क्या कर रहा था वहाँ खड़ा होकर, 2 लोग वाइट ड्रेस में टेनिस खेल रहे थे, उनको देख रहा था। आई लाइक द गेम, साहब ने बोला मैं बहुत पसंद करता हूँ ये गेम को। कंटेंट टू विच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और जो भी उससे रिलेटेड था, मतलब क्योंकि टेबल टेनिस एक्चुअली मीन्स अट्रैक्टिव गेम है ही, बट साहब को और अट्रैक्टिव लग रहा था बिकॉज उसे पसंद भी था। इनसाइड व्हेन, एक सेकंड, या इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। तो
जब कोई अंदर नहीं था, मतलब वो खेल के चले गए, तो गेट कीपर से उसने बोला कि क्या मैं जा सकता हूँ अंदर। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। और उस दिन उसने क्या पहना था, टेनिस शूज़ पहना था उसने, ओके, इसलिए शायद उसको अंदर जाने दिया होगा गेट कीपर ने, लेकिन उसका ड्रेस से मैच नहीं कर रहा था। ड्रेस जो था उसका शर्ट एंड शॉर्ट्स ये और शर्ट ये, ओके, पैंट एंड शर्ट, वो बहुत ही गंदा था। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिया है, ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसने बताया लेखिका को मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन इशारा करके, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। अच्छा, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये फैक्ट है, मतलब कहाँ से इनके पास शूज़ आता है, ये सच्चाई है कि जो रिच बॉय होते हैं, जो धनी मनी बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनके शूज़ में एक होल हो जाए या कहीं से थोड़ा सा भी फट जाए तो वो दोनों शूज़ को फेंक देते हैं, एक शूज़ में हो जाए तो भी, तो वो रैग पिकर्स वाले उठा लेते हैं और पहनते हैं। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, जो नंगे पैरों चल रहा है, इवन शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, तो जो नंगे पैरों चल रहा है उसके लिए भी एक ऐसा सपना है जो दिन में भी सच हो जाए, ऐसा सपना है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो देख रहा था वो उसके बस की बात नहीं थी, मतलब हम बोल सकते हैं उसके लेवल की नहीं थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ वन ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और एक दिन, दूसरे दिन जब सुबह में लेखिका देखी साहब रास्ते से जा रहा था मिल्क बूथ पे, मिल्क की दुकान पे, यानी कि डेयरी पे। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर लिया था। स्टील कैनिस्टर क्या होता है, जिसमें हम दूध रखते हैं ना, दूध रख के दूध वाला आता है ना हमारे घर, उस कैनिस्टर वो होता है। टैंक नहीं बोल सकते, कंटी बोलते हैं हमारे उधर। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, उसने बोला मैं एक टी स्टॉल में, यानी कि चाय के दुकान पे काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस बताया हाथ से ऐसे। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपया मिलता है और मुझे खाना भी मिल जाता है। डज़ ही लाइक द जॉब, क्या वो जॉब पसंद करता है, क्या वो जो नौकरी कर रहा है वो पसंद करता है। आई आस्क, उस लेखिका ने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया, और उसका जो फेस था उससे लेखिका को पता चल गया कि उसे ये पसंद नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। और यहाँ से ये मेन है लाइन, क्योंकि मैंने अंडरलाइन किया, प्लीज़ कर लीजिएगा। क्या बोलता है कि लेखिका बोल रही है कि स्टील कैनिस्टर जो है वो ज़्यादा भारी था प्लास्टिक बैग से। जो प्लास्टिक बैग उठाते थे ना रैग पिकर्स, मतलब कचड़े बिनने वाले, क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग से ले जा रहे थे ना अपने कंधे के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा भारी था स्टील कैनिस्टर से, स्टील कैनिस्टर उससे ज़्यादा भारी लग रहा था, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक बैग को वो लाइटली अपने शोल्डर पे रख पाता था, बट ये बहुत भारी था रखने उसके लिए। द बैग वॉज हिज, और बैग उसका था, मतलब प्लास्टिक बैग जो था वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और कैनिस्टर जो है वो दुकानदार से बिलोंग करता है, जो जिसका चाय का दुकान है उसका कैनिस्टर था। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, तो यहाँ पर बताया गया है लास्ट लाइन में कि वो अपनी मन मर्जी था, मतलब उसका खुद का बिजनेस था, वो एक कचड़ा बिन रहा था लेकिन खुद का ही बिजनेस था, क्योंकि वो प्लास्टिक बैग उसका था और वो आराम से ईजिली उसको अपने कंधे पर रख के वो घूमता था पूरा शहर। लेकिन स्टील कैनिस्टर दूसरे आदमी का है जिसका दुकान है चाय का, और साहब अब मास्टर भी नहीं है, मतलब मालिक भी नहीं है, वो नौकर बन चुका है किसी और का। ओके, तो ये बात कहा गया है, जिसकी वजह से साहब खुश भी नहीं है, लेकिन उसे 800 मिलता है रुपीज़, तो वो बहुत मायने रखता है उसके लिए। ओके, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ होता है हमारा कंप्लीट। यही था फर्स्ट पार्ट में, बस इतना कि हाँ साहब का कहाँ से वो रिलेट करता था, प्लस सीमापुरी में कैसे बच्चे रहते थे। 10,000 आपने देखा, 10,000 रैग पिकर्स यार, आई वॉज नॉट बिलीविंग यार। ये देखिए 10,000 रैग पिकर्स थे भाई साहब, 10,000 कचड़े बिनने वाले थे। और सो नेक्स्ट पार्ट है मुकेश का, सो स्टडी करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलाना, मैं चाहता हूँ कार चलाना, इसका मीनिंग यही होगा। ओके, ये तो आप अंडरस्टैंड कर ही गए होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। मुकेश खुद का मालिक है, मतलब यहाँ पर मुकेश का कोई मालिक नहीं है, यानी कि मुकेश खुद का बिजनेस कर रहा होगा, हम आगे पढ़ेंगे। और उसने क्या बोला, मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा और कार चलाऊंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क,
तो लेखिका ने पूछा क्या तुम कार के बारे में जानते भी हो कुछ? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। तो मुकेश ने क्या बोला? ही आंसर्ड मैं सीखूंगा चलाना। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज, मेरी आंखों में आंखें डाल के उसने बोला कि मैं सीख लूँगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिरेज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद। और वो फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। ओके, फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए फेमस था? बैंगल्स के लिए। बैंगल्स वहाँ बनाते थे। ओके, एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। अगर आप घर में जाएंगे, हर एक घर में आपको एक एक आदमी मिलेगा, मतलब पूरा फैमिली ही बोल लीजिए क्योंकि फैमिली लिखा है। फिरोज़ाबाद में वो क्या करते थे? बैंगल बनाते थे, यानी कि चूड़ियाँ। बैंगल मतलब चूड़ियाँ होता है, मम्मी जो चूड़ियाँ पहनती है वो। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज़ हैव। वो सेंटर था, यानी कि वो वहीं से इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि ग्लास जो भी ग्लास का काम होता था वहीं पर उसका फैक्ट्री था। ओके, शीशा का काम जो भी होता था। हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। तो जो जहाँ पर लोगों ने अपना पूरा जनरेशन, यानी कि पूरा अपना ज़िंदगी और पूरा अपना पीढ़ी की पीढ़ी, बोलते हैं ना पीढ़ी मतलब जनरेशन, वहाँ बिता दिया था। फर्नेस के आगे, फर्नेस क्या होता है? जो आग जलता रहता है बिल्कुल और पिघलाता है लोहे को, उसको भी फर्नेस हम बोल सकते हैं। बट यहाँ क्या काम होता है वो तो मैं नहीं आपको बता सकता, बिकॉज मुझे भी देखना पड़ेगा। वेल्डिंग ग्लास, वेल्डिंग ग्लास यानी कि ग्लास को जोड़ना। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाना। फॉर ऑल दी वुमेंस इन दी लैंड इट सेम्स, और सब लेडीज़ के लिए चूड़ियाँ बनाना, यानी कि वुमेन के लिए चूड़ियाँ बनाना, वहाँ पर ये काम होता था, सारे लोग किया करते थे। ओके, मुकेश फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, और मुकेश का फैमिली जो था उन्हीं में से एक था। नॉन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हिज हाई टेम्परेचर। लेकिन कोई ये इससे परे नहीं था, कोई इससे ध्यान नहीं देता, या कोई नहीं जानता था कि ये इलीगल होता है, गैर कानूनी है बच्चों को फर्नेस के आगे हाई टेम्परेचर पे काम करवाना। इन डिंगी सेल्स विथआउट एयर एंड लाइट, और छोटे छोटे कमरे होते हैं मतलब फर्नेस के अंदर, वहाँ पर कोई भी लाइट और एयर ज़्यादा पास नहीं होता है, वहाँ पर उनको रखना। दैट द लॉ इफ़ enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours. Oh my God! तो यहाँ पर तो और ज़्यादा है। हमने पिछले पार्ट में देखा था टोटल 10,000 चिल्ड्रंस थे रैग पिकिंग में, बट इधर 20,000 चिल्ड्रंस ओनली वर मेकिंग द बैंगल्स इन फिरोज़ाबाद। तो अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए तो ऐसे बच्चों को हम बचा सकते हैं। उनका डे लाइट मतलब आइज़ का जो भी, आँख का जो भी प्रॉब्लम होता है ना, वो उसको बोलते हैं, उनसे बचा सकते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, जो अपना आँख का उजाला है वो नहीं खोएंगे अगर ऐसा हो जाए तो। मुकेश आइज़ बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, और मुकेश का भी आइज़ लेखिका ने देखा तो वैसा ही कुछ मिलता जुलता था, बिकॉज वो भी काम किया करता था। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिब्यूल्ड, और उसने अपने घर जब वो लेकर गया तो उसने खुशी से बोला कि ये देखिए मेरा घर नया नया बना है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज, और जब वो आगे बढ़े तो गार्बेज बहुत था, मतलब जैसे देखिए मैंने क्या बताया था पिछले पार्ट में, हमने देखा था कि ना तो सीवेज होती है, ना ड्रेनेज सिस्टम होती है, ना रनिंग वाटर का सिस्टम होता है। तो जी सीवेज होगा ही नहीं तो चॉक्ड होगा ना, मतलब कचड़े इकट्ठा होंगे ना, नाली में फंस जाएंगे। तो वैसे ही चॉक्ड था। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और बहुत पुराने घर, वुबली डोर्स, टूटे फूटे दरवाजे, नो विंडोज़, कोई विंडो तो था ही नहीं, यानी कि कोई जंगला खिड़की था ही नहीं। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ वुमेन्स एंड एनिमल्स को एक्सिस्टिंग इन प्रीमेवल स्टेट, और बहुत एक कमरे में बहुत लोग जानवर उसी में सब कस के रहा करते थे। ये उन्होंने लेखिका ने देखा। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, उन्हीं में से एक घर के पास वो रुका। बैंक्स वुबली आयरन डोर, और दरवाजे को ऐसे खोला, आयरन का बना हुआ था। विथ हिज फुट, अपने पैरों से, एंड पुशेस इट ओपन, एंड खोल दिया उसे। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, और आधा घर जो बना हुआ था उसमें हम एंटर हुए, यानी कि हम बोल सकते हैं बरामदा में। इन वन पार्ट ऑफ इट, एक छोटे से पार्ट में, टैच्ड विथ डीड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल एंड सीजनिंग स्पिनच लीव्स। तो एक कॉर्नर में, एक पार्ट में क्या था, डेड ग्रास और फायरवुड, स्टोव बोलते हैं, चूल्हा को हम बोलते हैं, गांव में चूल्हा बोलते हैं उसको, बहुत लोग जानते होंगे। जो लोग जानते हैं प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा, बहुत शांति आप लोग हैं। ओके, तो जो चूल्हा स्टोव था, स्टोव,
वो फायरवुड से, यानी कि लकड़ी में स्टोव में फायरवुड लगे हुए थे, यानी कि लकड़ियाँ लगी हुई थी और जल रहा था। और लार्ज वेसल, यानी कि बहुत बड़ा एक बर्तन रखा हुआ था उसके ऊपर, जिसमें स्पिनेच का लीव्स भी डाला जा रहा था और सीजनिंग स्पिनेच का लीव्स उसमें पकाया जा रहा था। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और एक लार्ज एल्यूमिनियम का एक प्लेट था, प्लेट हम बोल सकते हैं, उसमें वेजिटेबल काट के रखे हुए थे। अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। वहाँ पर एक जवान लेडी खाना बना रही थी पूरे फैमिली के लिए, शाम का खाना। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, आँखों में पूरा तो धुआं भर ही गया था। स्मोक मतलब क्या होता है, जो लकड़ियाँ जलाने पे धुआं निकलता है उसको स्मोक बोलते हैं। स्मोक उसके आँख में भर गया था, लेकिन उसने स्माइल किया। आप भी स्माइल करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ओके, सो सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। ओके, तो मुकेश जो था उसके बड़े भैया की वो बीबी थी, यानी कि उसकी भाभी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज दी बहू, और उनको घर में क्या सम्मान मिलता था, क्या कहते थे सब, बहू कहते थे, मतलब बहू। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, जो बहू थी घर की। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और वो तीन लोगों को संभालती थी, हम बोल सकते हैं, उनका काम करती थी। जैसे हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, अपने पति का, मुकेश का और उसके पति के फादर का, यानी कि वो अपने ससुर जी का। When the older man enters, जब ससुर जी आए, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face। तो वो दौड़ के चली गई कहाँ पे, ब्रोकन वॉल, टूटी फूटी दीवार के पीछे, और वो अपने को ढकने लगी। ओके, वेल से, यानी कि वेल क्या होता है, जैसे कि साड़ियाँ पहनती हैं हमारी मम्मी, तो क्या करती हैं, घूंघट हम बोलते हैं ना वेल को, घूंघट ऐसे घूंघट कर लेते हैं। हमारे उधर बहुत अच्छा संस्कार है ये, एक तो हमारे इंडिया में बहुत अच्छा संस्कार है, सॉरी। जो भी न्यू वुमन होती हैं, जो अभी ब्याह के आई होती हैं, वो क्या करती हैं, कभी भी अपना घूंघट नहीं उतारती हैं। ओके, और बड़े जो भी होते हैं उनके सामने रेस्पेक्ट करती हैं उनका, तो वो घूंघट रख के पीछे छुप गई, किधर, टूटे दीवार के पीछे, सॉरी। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिस्ड बैंगल मेकर, और यहाँ पर भी वो जो थे ससुर जी, यानी कि देयर मुकेश के पापा, वो भी एक पुअर बैंगल मेकर थे, मतलब चूड़ियाँ बनाने वाले ही थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, उन्होंने बहुत साल की कड़ी मेहनत की। फर्स्ट एज अ टेलर थे पहले, देन अ बैंगल मेकर, तब चूड़ी बनाने लगे। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट द हाउस, और वो कामयाब नहीं हो पाए कि वो अपने घर को नया बना सके। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज सके, ठीक है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम वॉट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। लेकिन एक काम उन्होंने बहुत बेखूबी किया है, बहुत अच्छे से किया है, वो उन्होंने एक ही चीज़ उन्हें सिखाया, और वो आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला जो उनको आता था, उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया है। इट इज़ हिज कर्म और हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। वहीं पे उनकी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने क्या बोला था, ग्रैंड मदर थी कि नहीं, सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु वॉज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड। ओके, तो उनकी ग्रैंड मदर ने कहा था कि ये कर्म है, कर्म जानते हैं ना सब लोग, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, वही वाला कर्म। तो ये उनका कर्म है, पिछले जन्म का कर्म होगा जो उनको भोगना पड़ रहा है, ऐसे मतलब मिल रहा है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी ने बोला था। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। Oh my God, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा था कि जब वो चूड़ियाँ बनाते थे तो उसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। जब फर्नेस के आगे रहते थे तो डस्ट जो बैंगल से आता था बनाने के वक्त, चूड़ियों से जो डस्ट आता था, कचड़ा, वो उनके आँख में गया और वो ब्लाइंड हो गए। क्योंकि आपको पता है, ज़्यादा अगर हम किसी अपने बॉडी पार्ट्स हमारे ऐसे सेंसिटिव होते हैं कि अगर ज़्यादा हम इनको प्रॉब्लम में रखेंगे तो कुछ दिनों बाद ये डैमेज हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो वैसे ही अभी हस्बैंड थे तो जब से शादी हुई होगी तब से तो कर ही रहे होंगे काम, तो इसकी वजह से उनकी आंखें रोज़ करने की वजह से, चूड़ियाँ बनाने की वजह से उनकी आंखें चली गई, मतलब ब्लाइंड हो गए। कैन अ गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन, क्या ये नहीं तोड़ा जा सकता जो भगवान का रूल है। सी इम्प्लाइज, उन्होंने बोला, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, और वो ऐसे कास्ट में जन्मे, ऐसी जाति में जन्मे जहाँ चूड़ियाँ बनाने के, और उन्होंने बैंगल्स यानी कि चूड़ियों के अलावा कुछ देखा भी नहीं। इन दी हाउस, इन दी यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, घर में,
बाहर और घरों में, एवरी अदर यार्ड, दूसरों के घरों में भी, एवरी स्ट्रीट, हर जगह, इन फिरोजाबाद, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू। ओके, तो ये सब बैंगल्स की टाइप ऑफ बैंगल्स हैं। ओके, यहाँ तक है, कलर ऑफ द रेनबो। ओके, तो उन्होंने क्या देखा है, बस एक ही चीज़ देखा है, वो चूड़ियाँ देखा है। किस चीज़ की? सनी गोल्ड कलर की, पैडी ग्रीन कलर की, रॉयल ब्लू कलर की, पिंक कलर, पर्पल कलर, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। जो रेनबो से 7 कलर बन के आती है, उन कलर को यूज़ करके ये लोग चूड़ियाँ बनाया करते थे। उन चूड़ियों के अलावा इन्होंने कुछ नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, जो लोग यहाँ पर पैदा हुए। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स आर पिल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट्स पुस्ड बाई यंग मैन along the narrow lanes by the shanty town। और क्या करते थे ये लोग? चूड़ियाँ बनाकर फिर ठेला, हम बोलते हैं ठेला, ये कार्ट लिखा है इधर, हैंड कार्ट, 4-wheeled हैंड कार्ट, मतलब 4 चक्के वाली होती है ठेला। तो ठेला पे चूड़ियाँ लेकर, और चूड़ी ले लो ऐसे टाउन में, ये लोग का काम, बस इतना ही काम होता था। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers building piece of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। और वो बच्चे भी होते हैं इन जगह पर कि जहाँ बच्चों ने अपने मम्मी और पापा के साथ अंधेरे रात में लैंप लेकर, यानी कि ऑयल लैंप्स को क्या बोलते हैं? लालटेन बोलते हैं हमारे भाषा में, लैटिन ऑयल लैंप्स लेकर, यानी कि दिया, बहुत कुछ होता है ऑयल लैंप्स जो तेल से लाइट करे, उसको बोलते हैं ऑयल लैंप्स। उसके सामने वो लोग क्या करते थे? बैंगल्स पे क्या लगाते थे? ग्लास लगाते थे। और इसकी वजह से उन्होंने, जब वो जवान बड़े हो रहे थे, एडल्ट्स बन रहे थे, तब उससे पहले ही उन्होंने क्या किया? लूजिंग देयर आई साइट, उन्होंने अपना देखने की शक्ति खो दिया, यानी कि वो लोग अंधे, हम बोल सकते हैं ब्लाइंड हो गए, या कम दिखने लगा उनको, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ओके, तो बहुत ही प्रॉब्लम इनको हो रहा है, मीन्स हम देख पा रहे होंगे। सो आगे भी बहुत लेखिका ने सब डिस्क्राइब किया है, तो आइए देखते हैं। सबिता या यंग गर्ल इन अ ड्रेब पिंक ड्रेस। अब सबिता एक लड़की है जो जवान है, और पिंक ड्रेस उसने पहना है, लड़की ने। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी है, और थोड़ी एज्ड औरत के साथ बैठी है, समथिंग 45-50 एज, सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, और सोल्ड कर रही है। सोल्ड करना क्या होता है? इकट्ठा करना होता है ग्लास को। एज सोल्डिंग आपने देखा होगा ना, मतलब सोल्डिंग बोलते हैं ना, कि सोल्डिंग चिपकाना भी हो सकता है। ओके, सो एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टर्न्स ऑफ मशीन, और उसका हाथ ऐसा काम कर रहा था जैसे कि मशीन काम कर रहा हो, वैसा लग रहा था, इतना फास्ट कर रही थी। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमेंस सुहाग। और उन्होंने वो बैंगल्स को देखा, जो लग रहा था, वो लग रहा था कि किसी सुहाग के लिए बनाया जा रहा है, सुहागन के लिए। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो कि शादी में बहुत कीमती होता है। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड इन विथ अ रेड वेल, और ये उसको भी पहनाया जाएगा जब उसके मांग भरी जाएगी रेड वेल से, यानी कि सिंदूर से। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हेना। हेना क्या है यहाँ पर? हेना मेहंदी को बोलते हैं। तो जब उसका हाथ लाल कलर की मेहंदी से भरा जाएगा, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर ब्रेस्ट से, और जब उसको लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड्स हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उसी औरत की तरह जो उसके बाजू में ही बैठी थी और उसके साथ जो काम कर रही थी। ओके, तो उसकी तरह जो पहले बन चुकी है। एक स्टिल, सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़। उनके हाथों में वो बैंगल तो था उस औरत के, एज्ड औरत के, बट उनके आँखों में लाइट नहीं थी। मतलब वो खुशी, यहाँ पर लाइट मतलब खुशी भी हम बोल सकते हैं कि खुशी झलक नहीं रहा था उनके, कि हाँ हैप्पी हैं वो। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, क्या बोला उन्होंने? एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया है, मतलब एक वक्त भी पेट भर के खाना नहीं खाया है, ऐसा उन्होंने बोला। इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय सी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। उन्होंने अपने सारी ज़िंदगी में फुल
मील, यानी कि एक वक्त का खाना भी भर पेट के नहीं खाया है। दैट्स वॉट सी हैज़ रिपीट, वही उन्होंने बोला। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ ब्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, ऑल आई हैव डन इज़ मेकिंग अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और उसके पति क्या बोलते हैं कि मुझे कुछ और नहीं आता सिवाय चूड़ियाँ बनाने के, और मैंने ये इससे ही अपना सारा घर बनाया जिसमें फैमिली रह सकती है, एक छोटा सा घर बना लिया। ओके, हाउएवर हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। और उनको सुन के ऐसा लगा कि हाँ, ये सही है कि इन्होंने अपने लाइफ टाइम में कुछ अचीव नहीं किया है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, और लेकिन उनके सिर के ऊपर एक छत है, वो उन्होंने किया है, यानी कि घर बनाया अपनी फैमिली के लिए। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट क्राई ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इफ टू इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। ओके, तो यही सबका रोना था। क्राई ऑफ नॉट मतलब रोना, रोना बोलते हैं ना हमारे कुछ हिंदी फिल्म्स में यूज़ भी होती हैं, ये रोना है मतलब ये प्रॉब्लम है। तो यही सबका रोना था कि सबको एक ही चीज़ आता था, और वो आता था सिर्फ बिज़नेस करते थे सब लोग बैंगल चूड़ियाँ बनाने का। अभी मान लीजिए कि 20,000 लोग हैं वहाँ पे, 20,000 और 20,000 लोग चूड़ियाँ ही सिर्फ बना रहे हैं, तो फिर चांसेस भी कम होते हैं ना बिकने के, क्योंकि अगर जितने कम कंपटीशन में रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करके अगर आप IIT दे रहे हो, JEE दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो एग्ज़ाम एंट्रेंस, तो वहाँ पर कंपटीशन इतने हैं। अगर कंपटीशन में बंदे ही कम होंगे, यानी कि कंपटीशन कम लोगों में होगी, तो फिर सिलेक्शंस भी हो सकते हैं ना बहुत ज़्यादा। वैसे ही यहाँ पर कंडीशन है, 20,000 लोग टोटल बना रहे हैं, तो बिकेगी कैसे? वैसे ही फिर दिक्कत है, सब लोग को वही आता है और कोई करता नहीं है बिजनेस कुछ। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, और किसी के पास खाना नहीं था खाने को। द यंग मैन इको द lament of their elders, little has moved with time, it seems in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. और यही लग रहा था कि फिरोज़ाबाद में सबका एबिलिटी, यानी कि जो मान लीजिए जो एबल भी हैं वो लोग का भी ड्रीम किल्ड हो चुका था, मतलब वो लोग मर चुका था उनका सोच, क्योंकि उन पे थोप दिया जाता था कि तुमको चूड़ियाँ ही बनानी है, तुम्हारे पापा चूड़ी बनाते थे, तुम भी चूड़ी ही बनाओ। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। तो इन्होंने बोला कि अगर ठीक है, चलो ठीक है, सबको यही आता है, तो आप लोग कोऑपरेटिव एक बना लो अपना। बोलते हैं ना कोऑपरेटिव मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल बना लो। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू अ विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। मैंने उन लोगों से पूछा, उन आदमियों से पूछा, जवान आदमियों से, कि जो जिनके फादर्स एंड फोर फादर्स यानी कि पापा और दादा परदादा भी मिडल मैन जो होते हैं, यानी कि बिजनेसमैन हम बोल सकते हैं, या लैंड ऑर्डर्स, उनके हाथ में चले गए थे, यानी कि उनको उन्होंने कैद कर लिया था। कैद इन द सेंस मतलब कि अपने बस में कर लिया था कि हाँ तुम लोग को यही करना है और कुछ नहीं करना है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर दी वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। हाँ, तो फिर इन्होंने जवाब क्या देते हैं? ये जवाब देते हैं कि हाँ ऐसा तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो सबसे पहले हमें जेल में पुलिस हमें ही भेजेगी जेल में। बीटन एंड ड्रैग टू जेल, मारेंगे, और एक तो मारेंगे ऊपर से घसीट के ले जाएंगे जेल में। डूइंग समथिंग इलीगल, जैसे कि हम कुछ बुरा कर रहे हों। दे से देयर इज़ नो लैडर अमॉन्ग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। कोई सेना नहीं था, लीडर नहीं था उधर का जो इनको बाहर की दुनिया दिखाता या डिफरेंट कुछ करने को मौका देता। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। जैसे उनके फादर्स यानी कि पापा जैसे टायर्ड हो चुके थे, जैसे थक गए थे ये सब लड़के इतना, वैसे ये लोग भी अब थक चुके हैं, कोई लीडर बनना भी नहीं चाहते हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और उनके बोलने से बहुत कुछ झलक रहा था, मतलब उनका जो कंडीशन था उससे बहुत कुछ झलक रहा था कि इनके साथ कितना प्रॉब्लम है या कितना दिक्कत हो रहा है। ओके, और इनके साथ क्या क्या इनजस्टिस हुआ है, क्या क्या इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो आइए देखते हैं। लिसनिंग टू देम, उनको सुनने के बाद, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। तो लेखिका यहाँ टू डिस्टिंक्ट यानी दो अलग वर्ल्ड के बारे में बता रही हैं। पहला है वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। एक तो वो फैमिली है जो पॉवर्टी में जन्म लेते हैं, मतलब गरीबी में जन्म लेते हैं, और
जब वो गरीबी में जन्म लेते हैं तो बड़े कास्ट वाले यानी कि थोड़े मिडिल क्लास वाले बोलते हैं, लैंड ऑनर्स को बोलते हैं, या हाई फाई लोग जो भी होते हैं वो उनको दबा देते हैं, ओके, और वो उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। दूसरा, द विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरे जो टाइप के लोग होते हैं वो ऐसे हैं, मतलब जिनका हाथ है गरीबों को और गरीब करने में। उसमें पहले तो ये होते हैं जो कि कास्ट सिस्टम की वजह से कि हाँ तुम गरीब हो, तुम ये जात के हो, वो जात के हो, तो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। दूसरे साहूकार, जो साहूकार थे, दुकानदार, मिडल मैन जो थोड़े धनी मनी होते हैं, पुलिस मैन जो पुलिस होते हैं, कीपर्स ऑफ लॉ यानी कि वकील या जज, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं यानी कि सबसे बड़ा तो यहाँ मेरा तो मानना यही है कि सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियंस यहाँ पर मैटर करते हैं। बिकॉज अगर पॉलिटिशियंस चाहे तो ये पुलिस मैन, मिडल मैन, साहूकार ये कुछ नहीं कर सकते, आई थिंक। ओके, आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो इनकी वजह से ये लोग दबे हुए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑफ द चाइल्ड ऑन द चाइल्ड दैट ही कैंट पुट डाउन। तो ये सब लोग मिलकर, ये दोनों कैटेगरी के पीपल मिलकर ऐसे बच्चों के ऊपर ऐसे थोप दिए हैं बैगेज, इतना भारी लोड दे दिया, ऐसा टेंशन दे दिया है कि ये लोग इसको उतार भी नहीं सकते। ऐसा इन्होंने, हम बोलते हैं ना कुत्ते को पट्टा पहना देते हैं ताकि वो हमारे बस में रहे, हमारे पास रहे, वैसे ही इन्होंने पट्टा हम बोल सकते हैं, या ऐसा लोड इनके ऊपर रख दिया है जो ये उतार भी नहीं सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और जब ये समझने वाले होते हैं, मतलब अभी तो बच्चे होते हैं तब से इनको थोप दिया जाता है कि हाँ तुमको बंगाली बनाना है या तुमको यही करना है। लेकिन जब ये समझ जाते हैं जब ये बात ये कि हाँ ऐसा हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमें ऐसा इसका विरोध करना चाहिए, तब तक वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं बचा होता है। तब तक वो जवान हो जाते हैं और वो अपने पापा की उम्र के हो जाते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि उनके फादर और फोर फादर्स ने किया कि हाँ नेचुरली शांति से समझ गए तो भी शांति से एक्सेप्ट करके उन्हीं का गुलामी कर रहे हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो ये उनके खिलाफ जाना हुआ। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और अगर ऐसा कर दिया उन्होंने तो फिर वो आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते। मतलब बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की लाइन में भी आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब उनका सामान कोई खरीदेगा नहीं या उनका सामान बेचने नहीं देंगे बड़े लोग। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। जब ऐसा कुछ, बट इतना सब होने के बावजूद मुकेश भी तो ऐसा ही था, मतलब बैंगल मेकर का ही लड़का था, लेकिन उसके अंदर इतनी जो सोच थी, जो लाइट उसके अंदर था, मतलब जो एक चिंगारी लग रही थी कि हाँ आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। उसने फिर भी बोला कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। मैं जाऊँगा गैरेज में और सीखूँगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम। और गैरेज जो था, दुकान जो था वो बहुत दूर था उसके घर से। आई विल वॉक। उसने बोला मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट्स। और वो अपने बात पे बिल्कुल ठान के रखा था, वो अपनी बात पे बिल्कुल अटल रहा कि हाँ मैं जाऊँगा तो जाऊँगा, सीखूँगा और मैं कार जरूर चला के रहूँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तब लेखिका पूछती हैं कि क्या तुम प्लेन भी चलाना चाहते हो, मतलब प्लेन, एरोप्लेन। ही इज़ सडनली साइलेंट। वो साइलेंट हो गया। नो ही सेज। नहीं, उसने बोला। स्टार्टिंग एट द ग्राउंड, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, नीचे देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्ब्रासमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्नड इनटू रिग्रेट। ही इज़, और जो वो नीचे देखकर मरमर कर रहा था, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, मरमराना, ओके। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़बड़ाना भी बोलते हैं बहुत लोग, कि धीरे धीरे बोलते हैं ना जो। तो नीचे देखकर बोल रहा था, तो ऐसा कुछ माफ़ी लायक तो लग ही नहीं रहा था, मतलब उसको इंटरेस्ट ही नहीं था, वी कैन से इंटरेस्ट नहीं था उसको प्लेन चलाने में। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। हाँ, तो मेन बात तो ये है कि जो उसने अपनी स्ट्रीट यानी कि अपनी सिटी की, फिरोज़ाबाद की सिटी की जो रोड पे उसने देखा है, क्या देखा है, वो कार ही तो होंगे, रोड पे कार ही तो चलते हैं। तो वो कार जो चल रही थी वो उसका ड्रीम बन चुका था, वो उसका सपना बन चुका था कि मैं भी ऐसे एक कार चलाऊं, ठीक है। और वहीं उसे हर्ट करता था हमेशा। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, क्योंकि बहुत कम ही एरोप्लेन फिरोज़ाबाद से जाती हैं, तो उसका कोई सपना नहीं था कि वो एरोप्लेन चलाए, ओके। तो ये था स्टोरी एंड आई थिंक या ओवर हो गया। सो अभी इस स्टोरी में 2 पार्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक तो था साहेब का, समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज, और नेक्स्ट जो था
वो था आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जो कि मुकेश का था। तो प्लीज़ आप स्टोरी अच्छे से याद कीजिएगा, बिकॉज बहुत लंबी स्टोरी है, 2 पार्ट है, इसीलिए इसको फुली एक्सप्लेन किया है। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने की। फिर भी अगर कहीं कुछ गलती हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।